इस वक्त हम लोग आज तक के पटना स्टूडियो में हैं और हमारे साथ हैं विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी। स्वागत है आपका मुकेश जी। नमस्कार। पिछली दफा आपसे मुलाकात हुई थी, आप गृह मंत्री अमित शाह जी के चौपर में थे। जी हाँ। इस दफा मुलाकात हुई, आप तेजस्वी यादव के चौपर में थे। जी क्या फर्क पा रहे हैं बीजेपी के चौपर में और आरजेडी के चौपर में? वो चौपर बड़ा था, ये थोड़ा छोटा है। हाँ, ये भी फर्क है। बाकी काम करने में कंफर्टेबल मैं तेजस्वी जी के साथ कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, क्योंकि एक ही उम्र है। और गृह मंत्री जी के समय में, उस समय 2015 का समय है, उस समय में राजनीति में इंटर ही में किया था। 14 में पहली बार बिहार में मैं पैर रखा था और उस समय में हमारे एजेंडा को लेकर उनके साथ आए कि निषाद को, फिशरमैन कम्युनिटी को आरक्षण मिले। उस समय में उन्होंने एग्री भी किया था कि हम आपको मदद करेंगे, सरकार हमारी है, दिल्ली में आप अभी बिहार में मदद कीजिए, हम दिल्ली में आपकी मदद करेंगे। और इसी उद्देश्य से हमने उनके साथ दिया था और बिहार में हम लोग उनको काफ़ी मदद किया। खैर, बिहार में उनकी सरकार नहीं बना। उसके बाद जो हमसे वादा किए उस पर वो खरा नहीं उतरे। फिर हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया अकेले रहकर। कौन सा वादा जो पूरा नहीं हुआ? आरक्षण को, कम्युनिटी को आरक्षण देना चाहे। आरक्षण को लेके। पर ये बड़ी सीमित नहीं है आपकी राजनीति? आप अपने आप को सन ऑफ मल्ला कहते हैं, बस एक ही कम्युनिटी जात के इर्द गिर्द, तो आप ही कम्युनिटी के ही नेता बन के रह जाएंगे आप तो। नहीं, मैं तो यहाँ नेता बनने के लिए आया ही नहीं था। मैं तो फिशरमैन कम्युनिटी को बेटा बनकर उनके हक अधिकार दिलाने के लिए मैं आया था। नेता बनने का उद्देश्य था ही नहीं। मैं तो बॉम्बे से आया था और अभी भी बहुत बड़ा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमको, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर हम निकले वो उद्देश्य भी पूरा हो। अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। 2018 में हमने पार्टी बनाया, 2019 में भी हमने चुनाव लड़ा, सफलता नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन 20 में हमने फिर एनडीए के साथ ही रह के हमने बिहार में चुनाव लड़ा, 4 विधायक बना, सरकार में हम मंत्री बने, सारा चीज़ की। अभी हम सभी जाति वर्ग के लिए तो काम कर ही रहे, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य पे भी हमें खड़ा रहना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का था कि राम मंदिर हमें बनाना है, या आपका एक ही उद्देश्य है कि अपनी कम्युनिटी को आरक्षण दिलाना है। ये फर्स्ट उद्देश्य मेरा ये है कि ये मतलब चाहिए कि निषाद को आरक्षण दिलाना है। और जब मैं राजनीति सेक्टर में मैं आया हूँ और मैं राजनीति कर रहा हूँ और मुझे अगर पावर मिलता है, मैं मंत्री बनता हूँ या जो भी पावर मिलता है, तो मेरा दायित्व बनता है कि 13 करोड़ जनता के बारे में सोचना। पर यह भी तो है कि आप कोशिश कर रहे थे कि एनडीए में ही बने रहें। वो तो नीतीश जी वापस आ गए तो आपका पत्ता कट गया। नहीं, मैंने उतार दिया गया। नहीं, मैं कभी भी एनडीए में नहीं बनने के लिए मैं रहा। हाँ, एनडीए चाहता था कि मुझे साथ रखे, पर उनको बड़ी मछली मिल गई तो छोटी मछली को किनारे। हाँ, ये कॉल उन्होंने लिया, ये कॉल मैंने नहीं लिया। उनको जो सोचना वो सोचे, लेकिन मेरा क्लियर था कि मैं आपके साथ नहीं काम करूंगा। जब तक निषाद को, फिशरमैन को आरक्षण आप नहीं दीजिएगा तब तक हम आपके साथ नहीं जाएंगे। नीतीश जी आने के बाद भी उन्होंने ऑफर किया कि आइए मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ लीजिए, मंत्री बनिए केंद्र में। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें आरक्षण आप दे दीजिए, उसके बाद आप हमसे प्राण भी मांग लीजिएगा तो दे देंगे, लेकिन आरक्षण के बगैर। कहने पर आपके समुदाय का कितना वोट पड़ता है किसी कैंडिडेट के लिए? अभी बहुत अच्छा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब कितना वोट पड़ता है ये तो रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा, बट बहुत ही अच्छा ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। अगर नहीं पता रहता तो 2020 में 11 सीट विधानसभा में हमको नहीं देते। तो उनको लगा कि ज्यादा दे दिया आपको, बात दे दिया तो सही उन्होंने आपको, लेकिन बाद में लगा अरे ओवररेटेड है भाई, हाइप ज्यादा है, हकीकत कम है। हाँ ठीक है, तो इस बार पता चल जाएगा। देखिए, बिहार में मोदी जी को 2 बार रात्रि विश्राम कर चुके हैं, गृह मंत्री जी को आना पड़ रहा है। क्यों? मेहनत कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। तो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले भी तो चुनाव हुआ, 19 में भी चुनाव हुआ, 14 में भी चुनाव हुआ। क्या उस समय मेहनत नहीं की? उस समय भी मेहनत की। लेकिन इस समय में उनका समीकरण बिगड़ चुका है और खास करके अति पिछड़ा वोट का समीकरण बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। नहीं, पर ये तो नेशनल इलेक्शन है, ये मोदी जी का इलेक्शन है। वो ठीक है, असेंबली इलेक्शन में अलग लड़ाई होगी। नहीं, तो नेशनल इलेक्शन है तो नेशनल की ही बात कर रहा हूँ। तो 19 में कहाँ रात्रि विश्राम किए मोदी जी? उस समय में भी तो उनको देश में बड़ा बहुमत लाना था, लेकिन इस बार आ रहे हैं। क्योंकि रात में रुक रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है ज्यादा टेंशन है, ये क्या बात हुई? अरे वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। नहीं, करना चाहिए, मैं इसके लिए नहीं मना कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष कर रहे हैं। ये रिजल्ट 4 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, उस समय में देश दुनिया, आप भी और मोदी जी भी देखेंगे। क्या फर्क है? आप जब बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे उनके साथ और अब आरजेडी के साथ कर रहे हैं, आपके पिच में क्या फर्क है? मतलब उनके साथ मैं जब काम कर रहा था तो एक एजेंडा के साथ काम किया मैंने। फिर आज जब उनको मेरी जरूरत नहीं महसूस नहीं हुआ, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। वही भारतीय जनता पार्टी था। जब नीतीश जी उनके साथ नहीं था तो हमको Y+ सुरक्षा दे के रखा था, आप हमारे साथ रहिए, आपके मनपसंद सीट देना चाहते हैं। आरक्षण के लिए भी उन्होंने हाँ बोल दिया था। ये दिसंबर महीना में हाँ, लिखित में है, मेरे पास पेपर है, आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। गृह मंत्री जी को हमने लेटर दिया, जो प्रक्रिया वो चालू हुआ।
गृह मंत्री जी भी कहे कि जो शीतकालीन सत्र आएगा उसको हम पटल में लाएंगे, सरकार की तरफ से वादा किया जाएगा कि हम आरक्षण करेंगे, नेक्स्ट सरकार जैसे बनेगा तो आरक्षण लागू कर देंगे। यहाँ तक बात बन गया था, सीट के लिए भी अच्छा खासा सीट देने के लिए मन बना लिए थे। रहा उसके बाद निश्चित तौर पर नीतीश जी को ले लिए, बड़ी मछली को ले लिए, तो उनको लगा कि मुकेश सहनी की ज़रूरत नहीं है, तो हमको उन्होंने ड्रॉप कर दिया और आरक्षण नहीं किए, तो हमने भी उनके साथ नहीं गए। हमारा आरक्षण दे देते, हमको सीट नहीं भी देते तो भी मैं उनके साथ काम कर देता उनका, क्योंकि मैं ये मानता कि हमारे समुदाय के लिए उन्होंने उपकार किया। उन्होंने नहीं किया, निर्णय उन्होंने ही लिया। और फिर हमने इंडिया गठबंधन के साथ हम 2019 में भी चुनाव लड़े थे और अभी 24 में भी साथ तो अभी क्या समीकरण देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें आएंगी, कैसा सिचुएशन है? सिचुएशन देखिए, हम लोग बिहार में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं कोई आज दावा नहीं कर सकता हूँ ऐसे गठबंधन के नाते, तो हम तो दावा करेंगे 40 के 40 सीट जीत रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी ऐसा कोई सीट नहीं है, 1-2 सीट छोड़कर, कि वो दावा कर दे कि ये सीट 100% हम जीत रहे हैं। सभी सीट पे लड़ाई है। जनता पर मार्जिन बहुत है ना, उनका कंफर्ट है कि मार्जिन ज्यादा है। नहीं तो बिहार विधानसभा के चुनाव में वो मार्जिन कहाँ गया? वो तो असेंबली इलेक्शन। हाँ, असेंबली इलेक्शन है, लेकिन अभी देखिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी देश में सिर्फ बिहारी नहीं, पूरे देश में बड़ा मुद्दा हो रहा, बनते जा रहा है। जो युवा कल तक मोदी चिल्ला रहा था, आज वो मोदी का नाम लेना नहीं पसंद कर रहे हैं, वो सारे युवा जो है हमारे पक्ष में आ रहे हैं। संविधान को जो मानते हैं, जो चाहते हैं कि देश में सब लोग सर उठा के जिए, आज मोदी जी के रहते हुए सारा ये चीज़ खत्म होते जा रहा है। तो जितना भी लोग संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, वो सब लोग हमारे साथ है, इसलिए क्योंकि मोदी जी सारे जितने भी देश में सरकारी संस्था था सभी को प्राइवेट कर रहा है। और जब प्राइवेट हो रहा तो वहाँ पे नौकरी SC ST को, OBC को नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे प्राइवेट भी हो रहा तो उसी को नौकरी मिलता है जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुँच है, जिसको इंग्लिश बोलने के लिए आता है, उसी को प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल रहा है। तो आप जब तक स्किल नहीं डेवलप कीजिएगा OBC SC ST में, तो आप किस तरीके से आप सभी प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो फिर OBC SC ST क्या करेगा? तो जो अम्बेडकर जी को मानते हैं वो सारे लोग आज हम लोगों के संविधान के पक्ष में हैं। उसके बाद कास्ट जो है देश लेवल पे हर जगह का कास्ट की राजनीति एक अपना है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई फिशरमैन मल्लाह का बेटा को नहीं पसंद करता तो मोदी जी को क्यों पसंद करेगा? मतलब ये पूरे देश की, मराठा अगर बाला साहब ठाकरे जी को अगर नहीं पसंद करता तो मोदी जी को क्यों पसंद करेगा? अगर यादव अगर तेजस्वी जी को पसंद नहीं करता तो मोदी जी को क्यों पसंद करेगा? तो उसी तरीके से कास्ट राजनीति। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों का अति पिछड़ा का एक वोट है, और जिसमें जितना पिछले 10 सालों से हमने अपने समुदाय के लिए, अति पिछड़ा के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके नाते आज कौन फिशरमैन का आवाज़ उठा रहा है कि मेरे को आरक्षण ही चाहिए? आज हमारे यहाँ पे 10% पॉपुलेशन है, तकरीबन 1,30,00,000 का पॉपुलेशन है। यहाँ पे उनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा, सिंगल मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, तो वो मेरे साथ तो रहेंगे ही ना। चलिए, मुकेश सहनी साहब हमारे स्टूडियो आए, काफ़ी प्रचार में आप मसरूफ़ हैं, उसमें आपने वक्त निकाला, हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू।